नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश खबर। आपके साथ मैं हूं चंदन सिंह। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। शेयर बाजार के दिग्गज राकेश झुनझुनवाला की एयरलाइन आकाशा ने 72 बोइंग 737 मैक्स जेट खरीदने का ऑर्डर दिया है। आकाशा ने इसके लिए बोइंग के साथ $900 करोड़ का करार किया है। आकाशा को इन विमानों की डिलीवरी 2022 से शुरू हो जाएगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी उत्कर्ष चतुर्वेदी के पास। उत्कर्ष, आकाशा को इतने बड़े पैमाने पर अब विमान मिलने वाले हैं, क्या कुछ अपडेट मिल रही है इस खबर से जुड़ी हुई? देखिए, ये जो बात चल रही थी, इनफैक्ट हमारे टीवी नाउ के व्यूअर्स हैं, उनको हमने कुछ 20-25 दिन पहले बताया भी था ये बात की बातचीत चालू है और फाइनल स्टेजेस में है। इनफैक्ट ये डील बहुत थोड़े कुछ दिन पहले हो चुकी थी। दोनों पार्टी जो है वो दुबई एयर शो का इंतजार कर रही थी। क्यों 737 मैक्स इंपॉर्टेंट है? दो वजह से 737 मैक्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 737 मैक्स और A320 नियो ये 15 से 20% की आपको फ्यूल एफिशिएंसी ज्यादा देते हैं। पहली चीज है। दूसरी, 737 मैक्स और बोइंग जो है वो काफी समय से इंडिया में पीछे जा रहा था एयरबस के, क्योंकि अगर आप जितनी भी नई एयरलाइंस देखें वो एयरबस के विमान लेके आ रही थी। एयरबस C20 पे ज्यादा जोर था और इसलिए बोइंग की री एंट्री जरूरी थी। इसलिए नेगोशिएशन प्राइस आकाशा को भी लगा और जेट एयरवेज ने भी यही कर रहा है कि 737 मैक्स से बात कर रहा है कि जो प्राइस आप नेगोशिएट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए वो ज्यादा बेटर बोइंग के साथ मिल सकती है। बोइंग वापस आना चाहता था इंडिया में। 737 मैक्स को झटका लगा था, करीब 2 साल के लिए वो बैन रहा था हिंदुस्तान में, और केवल स्पाइस जेट ये था जो इस विमान को उड़ा रहा था। तो एक अच्छी खबर है। जो आप 72 एयरक्राफ्ट की बात कर रहे हैं, जो हमें पता चल रहा है सूत्रों से, वो ये है कि शुरुआती दौर में कुछ 19 से 20 एयरक्राफ्ट आएंगे जो कि लॉन्च के लिए इस्तेमाल होंगे। बैंगलोर, मुंबई और बाकी मेट्रो से जोड़ने की कोशिश करेगी आकाशा यहाँ पर, और उसके बाद धीमे धीमे करके 72 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर है। बड़े ऑर्डर का सबसे बड़ा फायदा ये रहता है कि आपको जो लंबी डील होती है वो अच्छी मिलती है। देखिए, इंडिगो के तर्ज पे यहाँ पर आकाशा को खोला गया है। ये बात को देखा गया कि जिस तरीके से इंडिगो ने शुरुआत करी थी और बड़े ऑर्डर्स के साथ धीमे धीमे करके अपना मार्केट शेयर बढ़ाया था, उसी तरीके से आकाशा भी बढ़ाना चाहते हैं। देखिए, आदित्य घोष यहाँ पे बोर्ड में है, विनय दुबे क्योंकि जेट एयरवेज के सीईओ थे, वो इसमें मैनेजिंग डायरेक्टर है, और जैसा कि आप कह रहे हैं राकेश झुनझुनवाला भी बड़े इन्वेस्टर्स हैं। तो इन तीनों जो दिग्गज है उनकी जो पूरी स्ट्रैटेजी है उससे ये एयरलाइन चल रही है। अब अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप होगा एयरपोर्ट ऑपरेटिंग परमिट, क्योंकि अब आपके पास जो विमान है और विमान की डिटेल्स है वो आ चुकी है। समर तक की जो डेडलाइन है वो अब लग रहा है कि आकाशा पार कर लेगी और समर तक आपको पहला विमान आकाशा का उड़ते हुए दिख जाएगा। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट में एफपीआईज की एंट्री को जल्द मिल सकती है मंजूरी। क्या है तैयारी और कल कमोडिटी डेरिवेटिव एडवाइजरी कमेटी की बैठक में क्या कुछ हुआ? तमाम अपडेट के साथ हमारे सहयोगी विश्व मोहन जुड़ रहे हैं। विश्व मोहन, बताएं इस खबर के बारे में क्या जानकारी है? देखिए, कल कमोडिटी डेरिवेटिव एडवाइजरी कमेटी है जो सेबी अपॉइंटेड कमेटी है, कल उनकी बैठक हुई थी और इस बात को चर्चा हुई थी कि एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को कैसे इंडियन कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट में लाया जाए। और लंबी चर्चा हुई क्योंकि इससे पहले भी 2018 में भी फॉरेन इन्वेस्टर्स को इजाज़त दी गई थी, लेकिन काफ़ी पाबंदियाँ थी। वैसे फॉरेन इन्वेस्टर जिनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, देश में स्पॉट मार्केट में एक्सपोजर है, वही यहाँ पर हेजिंग कर सकते थे। लेकिन इन पाबंदियों को खत्म करके एफपीआई को पूरी तरह से खोला जाए डेरिवेटिव मार्केट के लिए, इंडियन कमोडिटी मार्केट का, और यही नहीं, सिर्फ नॉन एग्री नहीं, एग्री मार्केट के लिए भी खोला जाए। इस पर बात पर लंबी चर्चा हुई और सीडैक के जितने भी मेंबर्स थे, सीडैक में सभी पार्टिसिपेंट जितने भी कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट के पार्टिसिपेंट्स हैं, सबके यहाँ पे प्रतिनिधि यहाँ पे मौजूद थे और सबने एक मत से कहा कि एफपीआई के लिए दरवाजा खोला जाए और एक दायरा बड़ा किया जाए कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट का। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत कमोडिटी वायदा बाजार की यही है कि वॉल्यूम को लेकर तमाम तरह की दिक्कतें यहाँ पर आती रहती हैं, और अगर इसे बढ़ाना है तो हमें एफपीआईज के लिए दरवाजे खोलने ही पड़ेंगे। तो अब अगली बैठक जब सेबी की होगी, सेबी की बोर्ड बैठक, उसमें उम्मीद है कि फैसला इस पर आ जाए और एफपीआई की एंट्री को इजाज़त मिल जाए। और नेक्स्ट दौर में बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज और म्यूचुअल फंड्स, इनको भी कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट में लाने की तैयारी चल रही है। साथ ही दो मुद्दे और थे। एक ये था कि हाल में जिस तरह के वायदा बंद किए गए थे सरसों और चना वायदा को लेकर, इस पर काफ़ी सवाल उठे थे। तो अगर कोई भी वायदा बंद किए जाए तो उसको लेकर एक ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या होगा, एसओपीज क्या होगा, इसको भी तय करने की तैयारी है। साथ ही गोल्ड स्पॉट एक्सचेंज पर भी काफ़ी कुछ फैसला आने की संभावना, उसको लेकर भी सेबी की जो अगली बोर्ड बैठक होगी इस पर फैसला हो सकता है। ये कुछ अहम फैसले थे जो कल सीडैक की बैठक में लिए गए हैं। जी, बहुत शुक्रिया विश्व मोहन इस पूरी जानकारी के लिए।
इस साल नए लेबर कानून का मामला लटक सकता है। ईटी नाउ स्वदेश को सूत्रों से ये एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है। बताया जा रहा है कि नए लेबर कोड्स पर राज्यों ने अभी तक नियम बनाने की प्रक्रिया पूरी नहीं की है और अब 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद ये नए कानून अगले साल लागू हो पाएंगे। आईआरसीटीसी ने रामायण स्पेशल ट्रेन की सफलता को देखते हुए और धार्मिक ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। ये ट्रेनें सिख समुदाय के धार्मिक स्थलों के लिए चलाई जाएंगी। इसके अलावा आईआरसीटीसी जल्द ही स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन चलाएगी, जिसका संचालन कोई प्राइवेट कंपनी कर सकती है। क्रिप्टो करेंसी को लेकर मंथन जारी है। इसी कड़ी में एसबीआई कॉन्क्लेव में आरबीआई गवर्नर ने कहा कि क्रिप्टो करेंसी पर गहन चर्चा की जरूरत का वक्त आ गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि देश में भी क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग बढ़ी है। साथ ही क्रिप्टो ट्रांजैक्शन के वैल्यू में लगातार इजाफा हो रहा है। एयर इंडिया के विनिवेश के बाद एविएशन सेक्टर की तस्वीर क्या होगी? क्या आसमान में किराए की जंग छिड़ जाएगी? इंडिगो के सीईओ रोनोजॉय ने ईटी नाउ स्वदेश के मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया के साथ बातचीत में कहा कि उन्हें नहीं लगता कि प्राइस वॉर जैसी कोई चीज होगी और अगर कुछ होगा भी, अगर किराया बढ़ेगा भी, तो इसके लिए टाटा जिम्मेदार नहीं होंगे। If I could just talk about the market share, what you have, the market share of 50% plus does give you a dominant edge. It is quality and it is size of operations which do kick in when it comes to managing a large fleet size like Indigo. Could there be a price war? Could there be disruption? Could there be Tata's trying to come back and want to gain more market share, and that may hurt the incumbents? Do you see this kind of a price war in the skies? No, because it's good to have healthy, economically responsible competitors. And I believe that is what the Tata Group will be. Comparatively, I wouldn't classify the old Air India as an economically responsible airline. We know that for years they were funded by taxpayers. So obviously they were not pricing the product correctly. Therefore, I think this is good again from a pricing standpoint to have not airlines which are floundering, not sure where they're going, have a clear vision, have a clear cost structure, and then price responsibly. So I think I don't foresee any price wars. I see only responsible pricing. Let me ask my next question not on behalf of a shareholder, but on behalf of a consumer. Yes. I wanted to travel on the long Diwali weekend and I had to shell out in 5-digit for an air ticket to Delhi to Mumbai. Yes. Do you think air prices today are a function of high fuel prices and consumers are paying more, or this is pure demand which is coming back, which in a sense is giving pricing power back to airlines? So let's talk of pricing of airlines in India. The first point is the Indian air ticket prices are the lowest in the world. Okay? They're the lowest in the world. We know the cost pressures we face, especially with ATF and high taxes and so forth. Yet, airfares in India are the lowest in the world. And not by a little bit, by a lot. Secondly, yes, prices are sometimes they're low, sometimes they're high. But as a consumer, if you are buying, I would say intelligently, if you're looking for a good deal, they're always there. You just have to plan your trip in advance and you will get a low price. Now, the fact is that if you're going to be at last minute purchaser, yes, you will pay a high price. And that's the way airline pricing works. But the overall point is, on any global comparison, Indian prices are the lowest in the world. मेंसा ब्रांड अपने लॉन्च के सिर्फ 6 महीने में ही यूनिकॉर्न बन गया। हमारी सहयोगी नयनतारा ने कंपनी के फाउंडर और सीईओ अनंत नारायणन से खास बातचीत की। Let me just tell you a little bit about what Mensa is trying to do. Look, we're not just an aggregator. We're an accelerator of brands. Mensa means constellation. We're trying to build a constellation of stars. Each of our brands is a star. So there are, two parts to the business. There's, of course, creating partnerships with our brand founders, finding the right emerging brands,
sort of partnering up with them, investing into them. And the second part of that is actually acceleration, which is once we get the brand, how do we grow and scale the brand? I think the excitement for us comes that in 6 months, we've been able to do 12 partnerships with 12 outstanding founders who are going to work with us across categories like fashion, beauty, and home. And really what's exciting, Nayantara, and this is what I think is the excitement for me, in particular, the entire Mensa team, and even for our investors, is that we're able to really accelerate the growth of the brand and create breakout brands using technology, using a lot of digital marketing and branding, and really optimizing the operations of the brand, right? So the reason founders come to us is it takes one kind of effort to build a 30 crore brand. It takes a very different kind of effort to build a 300 crore brand, right? So what we're really trying to do is to be a house of brands, right? I don't think we're trying to be Thrasio, we're trying to be X, Y, Z, right? We're trying to build a global tech-led house of brands, right? The categories we're focused on are fashion, beauty and personal care, and home. We're also, which is quite unique, I think, to us, trying to build brands out of India that can go global, right? So several of our brands are already, we've taken them global. They're now selling in the US, they're selling in the Middle East, and I think that's quite exciting as well. Okay, so you're helping these digital-first brands, the D2C brands, to become 300 crore plus in India and also to go overseas. I take all of that, but I also want to ask you, Anant, is that in this concept of house of brands, which is now in vogue, right? It's become a buzzword. You're doing it. Nykaa, Falguni Nayar, the richest self-made woman entrepreneur that we have in the country, she's trying to make Nykaa a house of brands. She said that at the time of the IPO. The Good Glam Group, which was the last unicorn that we had in 2021, wants to be a house of brands. What's going to be your differentiator? So I think firstly, I would like to answer the question slightly differently. India is mostly an unbranded market. I think it's going to go from unbranded to branded. 80% of lifestyle in India is unbranded today, right? So there can't be too many brands. So the more house of brands there are, the better it is, because we're actually leading the revolution to create more branded products in India. That's number one, right? So I don't think it's necessarily a differentiation play. It's many house of brands will be there and many of them will be profitable, number one. और अब बात करते हैं बाजार की। अच्छी शुरुआत के बाद बाजार में आखिरी घंटे में बिकवाली हावी हुई और निफ्टी 18,000 के नीचे फिसल गया। सेंसेक्स और निफ्टी बैंक में भी करीब 400 अंकों की गिरावट दिखी। कैसा था दिन भर कारोबार और कहां दिखा सबसे ज्यादा एक्शन, बताने के लिए हमारे सहयोगी शरद दुबे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शरद, आज बाजार में किस तरह की हलचल रही? सबसे पहले जो बाज़ार जो था ओवरऑल रेंज बाउंड दिखा, लेकिन जो आखिरी घंटे थी वहाँ पे सेलिंग ज़्यादा देखने मिला। निफ्टी पकड़ ले तो लगभग 125 पॉइंट डेज़ के हाई लेवल से जो है गिरावट देखने मिला, और एक इम्पॉर्टेंट लेवल है वो जो लेवल था 18,000 पॉइंट्स का, उससे नीचे बंद हुआ है। तो एक साइकोलॉजिकली जो है वेडनेसडे को जाते हुए, याद रखिए वेडनेसडे के बाद थर्सडे को एक्सपायरी है, तो एक साइकोलॉजिकली एक इम्पॉर्टेंट लेवल के नीचे जो है आपके निफ्टी इंडेक्स बंद हुई है। निफ्टी बैंक इंडेक्स में भी भारी दबाव देखने मिला है और उसमें लगभग 400 पॉइंट का जो है गिरावट हाई से देखने मिला है, और 50 दिन का जो मूविंग एवरेज होता है वो पहली बार 3 महीने के नीचे जो आके बंद हुआ है। उसके अलावा बात करते हैं ऑटो की जो इंडेक्स के बारे में, तो निफ्टी ऑटो इंडेक्स जो है लगभग 2% का अच्छा ग्रोथ दिखाया है, और इसमें कह सकते हैं कि मॉर्गन स्टैनली और भी अन्य फॉरेन ब्रोकिंग हाउसेज है, उन्होंने कहा है कि सेमीकंडक्टर की जो इश्यूज़ है वो अब पीछे चली गई हैं। तो एक टाइप से एक पॉजिटिव मोमेंटम ऑटो और ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में देखने मिला। उसके अलावा आप ले लीजिए मेटल, रियल्टी, इंफ्रा, मीडिया, फार्मा, ये सारे स्टॉक्स और सारे सेक्टर्स में बेसिकली तो 1 से 1.5% तक का गिरावट देखने मिला है। और जो मिड कैप के ब्रॉडर इंडिसेस के बारे में बात करें तो लगातार दूसरे दिन की तेज़ी के बाद आज जो है उन्होंने अपने 2 दिन के गेनिंग स्ट्रीक को भी स्नैप किया है। और उसके अलावा निफ्टी पीएसयू बैंक के बारे में बात करें, वो लगभग 2.5% गिर गई थी डेज हाई के लिए, और सबसे बड़ा गिरावट जो है आखिरी आधे घंटे में देखने मिला था। अब बात करते हैं स्टॉक स्पेसिफिक, तो सबसे पहले मारुति सुजुकी रहेगा आपका टॉप गेनर रहेगा आपके निफ्टी में। ऑफ कोर्स वो जो ऑटो की इंडस्ट्री की न्यूज़ थी सेमीकंडक्टर की, जो पीछे चली गई है, और मलेशिया में जो है प्रोडक्शंस स्ट्रांग हो रहे हैं, तो एक टाइप से पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिल रहा है। याद रखिए मारुति सुजुकी का जो मार्केट शेयर है वो भी बहुत बेहतरीन है, स्पेशली पैसेंजर कार्स में भारत में। उसके अलावा महिंद्रा, टाटा मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प, ये सारे स्टॉक्स में भी एक अच्छी तेज़ी देखने मिली, क्योंकि सारे ऑटो पैक एक साथ भाग रहे थे। उसके अलावा टेक महिंद्रा में एक अच्छी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने मिली, और ये सारे स्टॉक्स 2 से लेकर 5% तक का ग्रोथ दिखाए थे। निफ्टी लूजर्स की भी बात कर लेते तो श्री सीमेंट था वन ऑफ द टॉप लूजर्स,
और उसके अलावा SBI, टाटा कंज्यूमर और रिलायंस का वेटेज ज़्यादा है, तो वहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि उसके कारण जो है निफ्टी में एक टाइप से पुल बैक देखने मिली। कोविड के घटते मामलों के बीच कंपनियां अपने दफ्तर खोलने की तैयारी कर रही हैं, लिहाजा एक बार फिर किराए के मकानों की मांग बढ़ने लगी है। साल 2022 की पहली तिमाही में इसके और जोर पकड़ने की उम्मीद है। देखिए ये रिपोर्ट। साल 2022 की पहली तिमाही में रेंटल मार्केट में बहार देखने को मिल सकती है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां अब ऑफिस खोलने की तैयारी कर रही हैं। पूरे देश में कोविड के घटते मामलों और बड़ी आबादी के वैक्सीनेशन की वजह से दफ्तर खुलने लगे हैं। ज्यादातर कंपनियां जनवरी 2022 से ऑफिस खोलने की तैयारी कर रही हैं, लिहाजा किराए के मकानों की मांग में जबरदस्त इजाफा हो सकता है और रेंटल वेबसाइट्स पर अभी से ये ट्रेंड नजर भी आने लगा है। NoBroker.com के मुताबिक अगस्त-सितंबर में किराए के मकानों के लिए पिछले साल के मुकाबले 58% ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुआ। वहीं मैजिक ब्रिक्स पर अक्टूबर के महीने में 15% ज्यादा किराएदारों ने रजिस्टर किया, जबकि मकान मालिकों का आंकड़ा पिछले साल के मुकाबले 6% ज्यादा रहा। बड़ी बड़ी कंपनियों ने दिसंबर तक का ही वर्क फ्रॉम होम रखा है और जनवरी से हाइब्रिड मोड पर काम करने की तैयारी में हैं, यानी 50% एम्प्लॉइज वर्क प्लेस पर आकर काम करेंगे और जून तक ज्यादा से ज्यादा लोग दफ्तर से काम करेंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक 60% कंपनियां जनवरी से दफ्तर खोल रही हैं। 50% क्षमता के साथ काम शुरू हो जाएगा। हफ्ते में 3 दिन दफ्तर से काम करना होगा। एम्प्लॉइज को वैक्सीनेशन स्टेटस के आधार पर बुलाया जाएगा। साल 2020 के शुरुआती महीनों में कोविड महामारी फैलने के बाद वर्क फ्रॉम होम का कल्चर बढ़ा, जिसकी वजह से बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली NCR और मुंबई में काम करने वाले प्रवासी बड़ी संख्या में अपने घरों को लौट गए। इस वजह से इन शहरों में किराए के मकानों की मांग घटी और किराया भी 10 से 20% तक गिर गया। अब जब हालात सुधर रहे हैं तो किराएदार बड़े शहरों को लौट रहे हैं और मकान मालिक भी अपने घरों को तैयार कर रहे हैं। ET नाउ स्वदेश। SME चैम्बर ऑफ इंडिया ने एडवाइजरी और प्रोफेशनल सर्विसेज पर MSMEs के लिए GST दर 18% से घटाकर 5% करने की मांग की है। SME चैम्बर ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट चंद्रकांत सालुंके ने ET नाउ स्वदेश संवाददाता खुशबू तिवारी से बातचीत में कहा कि MSME सेक्टर की ग्रोथ अभी प्री कोविड स्तर पर पहुंचना बाकी है। कच्चे माल, स्किल्ड लेबर और ट्रांसपोर्ट लागत में बढ़ोतरी ने छोटे कारोबारियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ऐसे में अगले बजट से उन्हें क्या उम्मीदें हैं, आइए जानते हैं। सर, आफ्टर कोविड, पहले कोविड के दौरान हमने देखा सर्वाइवल के लिए जद्दोजहद थी, अब रिवाइवल की बात हो रही है। किस तरह का रिवाइवल हम देखने को मिल रहा है SME सेक्टर में? देखिए, SME सेक्टर जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में बहुत अच्छा योगदान दे रहा है और मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट भी बढ़िया हो रहा है। जैसे अभी इस लास्ट मंथ का अपने इंडस्ट्रियल आउटपुट थोड़ा कम दिखाई दिया, लेकिन ग्राउंड लेवल पे माहौल थोड़ा सा चेंज होते जा रहा है और एक कॉन्फिडेंस क्रिएट होते जा रहा है SME सेक्टर में कि जिस तरह से उन्हें कंट्रीब्यूशन बढ़ाना चाहिए और लेबर भी आ रहे हैं, मैन पावर भी मिलते जा रही है और मोस्टली बैंकर्स का जो पर्सपेक्टिव है टुवर्ड्स MSME सेक्टर वो थोड़ा पॉजिटिव होते जा रहा है। मुझे लगता है ये अच्छा टाइम है, अच्छा मौका है कि SME सेक्टर ने इसमें बढ़ावा करना चाहिए। सर, किस तरह की रिकवरी, क्या प्री कोविड लेवल की पे मैन्युफैक्चरिंग आ चुकी है? क्या उसमें अभी भी किस तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, प्री कोविड लेवल पे हम लोग पहुंच रहे हैं, बट चैलेंजेस बहुत है। जैसे कि हमारे जो परचेस करने वाले जो SMEs है, जो रॉ मटेरियल है उसकी कॉस्ट बहुत बढ़ गई है, ट्रांसपोर्टेशन का रेट बढ़ा हुआ है, जैसे पेट्रोल के रेट बढ़ने से बहुत दिक्कतें आई है। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि लेबर जो पहले गया था, जो टेक्निकल लेबर है, जो स्किल लेबर है, पहले जो डाइवर्ट हुआ था, जो माइग्रेट हुआ था, वो अब आ रहा है, लेकिन उसका तो कॉस्ट बढ़ रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो इंटरनेशनल लेवल पे जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ते जा रही है और जो परचेस का जो दायरा है, कॉरपोरेट रेट तो बढ़ा नहीं रही है, लेकिन उनको सस्ते माल चाहिए और SME सेक्टर थोड़ा इसमें सोच रहे हैं कि इसको अगर परचेस किया जाए या कैश परचेस में जाने से हमको सहूलियत मिलती है, वो देख रहे हैं। बट मोस्टली आई सजेस्ट द स्टील इंडस्ट्री और अदर रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरर्स और रॉ मटेरियल सप्लायर्स, थोड़ा सा रेट का अगर कम हो जाए तो मुझे लगता है SME सेक्टर का परसेंटेज भी प्रॉफिट का बढ़ सकता है। Sir, what kind of new registrations or upcoming SMEs have you seen? And some SMEs that had to close their shops during the COVID time, are they coming back to the fore? देखिए, बहुत सारे SMEs जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में थे, जो सप्लायर में थे, जिनके शॉप्स थे, जिनके रिटेल में थे,
वो पहले बंद कर चुके थे, क्योंकि उसका सेल भी नहीं होता था, मैन पावर भी नहीं होती थी। बट अभी धीरे धीरे लास्ट सितंबर से शुरू होने जा रहा है, और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ने लेवल प्लेइंग फील्ड कंटिन्यू रखना चाहिए, बैंकर्स थोड़े आगे आने चाहिए, रेट कम लगाना चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम लगाना चाहिए, और प्रोसेसिंग फास्ट होना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर हमारे इंडिया को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनानी हो तो एसएमई सेक्टर के लिए अच्छा लेवल प्लेइंग फील्ड बनाना जरूरी है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि $2 ट्रिलियन का जो अगर हम एक्सपोर्ट देख रहे हैं 2030 तक, उसके लिए यही टाइम है, इसका फाउंडेशन अच्छी तरह बनाया जाए। अगर आपका सपना Xiaomi, सैमसंग, एप्पल या रियलमी खरीदने का है तो ये टूट सकता है, क्योंकि आजकल कई बड़े ब्रांडेड फोन की डिलीवरी में दिक्कत हो सकती है। क्यों? इस रिपोर्ट में जानते हैं। दुनिया भर में चिप शॉर्टेज ने स्मार्टफोन की डिलीवरी पर संकट पैदा कर दिया है। चाहे रिटेल हो या ई कॉमर्स मार्केट, दोनों ही जगह फोन की किल्लत हो गई है। दरअसल इन दिनों फोन की डिमांड बढ़ गई है और सप्लाई में 20 से 30% की कमी आ गई है, जिसके चलते स्मार्टफोन के लिए लोगों को कई दिनों तक इंतजार करना पड़ रहा है। Amazon, फ्लिपकार्ट जैसे ई कॉमर्स मार्केट भी यही दिक्कतें झेल रहे हैं। Amazon के 2 साल पुराने iPhone 11 को छोड़कर सभी iPhone मॉडल आउट ऑफ स्टॉक हैं। यहाँ तक कि एप्पल के ई स्टोर में भी iPhone 11 और 13 Pro सीरीज की डिलीवरी में 2 से 3 हफ्तों का वक्त लग रहा है। इसी तरह Xiaomi के लोकप्रिय मॉडल जैसे Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 10 Pro Max, Redmi 10 Prime, Redmi Note 10T 5G और Mi 10i या तो पूरी तरह से आउट ऑफ स्टॉक हो गए हैं या फिर थोड़े बहुत ही सेट बचे हैं। बता दें कि दिवाली के दौरान बम्पर सेल हुई और उसके बाद मोबाइल की मांग में 30 से 40% की गिरावट भी आई, लेकिन इसके बावजूद सप्लाई का संकट बरकरार है। इससे पहले के सालों में दिवाली के बाद जो डिमांड आती थी उसे अनसोल्ड माल से पूरा किया जाता था, लेकिन इस बार अनसोल्ड फोन भी नहीं है। वहीं ये हालात कब सुधरेंगे, इस बारे में कोई भी अनुमान नहीं है। ET Now स्वदेश। राजधानी दिल्ली में पॉल्यूशन पर सरकार से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में चर्चा हो रही है, लेकिन इस बीच आर्थिक राजधानी मुंबई ने प्रदूषण के मोर्चे पर दिल्ली को पछाड़ दिया है। सोमवार को दिल्ली का AQI 331 था, जबकि मुंबई के कोलाबा इलाके में AQI 345 दर्ज किया गया। मुंबई के कई और इलाके भी भारी प्रदूषण की चपेट में रहे। मझगांव में AQI 325, BKC में 314 और मलाड में 306 दर्ज किया गया। वहीं अंधेरी की हवा 259 AQI के साथ खराब कैटेगरी में रही, जबकि चेंबूर इलाके में मॉडरेट कैटेगरी का प्रदूषण दर्ज किया गया। मुंबई में आमतौर पर समंदर से चलने वाली तेज हवाएं प्रदूषण से निजात दिला सकती हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से कम तापमान, हवा के ना चलने और उमस बढ़ने से यहां की हवा में पॉल्यूशन बढ़ा है। यूपी में चुनाव से पहले सौगातों की बौछार शुरू हो गई है। इसी कड़ी में पीएम मोदी सीतापुर पहुंचे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का आगाज किया। एक्सप्रेसवे पर एयर शो का दम, हरक्यूलिस विमान पर सवार पीएम मोदी, मिराज 2000, सुखोई 30 और जैगवार का जलवा। कुछ इसी अंदाज में पीएम मोदी यूपी की धरती पर उतरे और पूर्वांचल को लखनऊ से गाजीपुर तक के एक्सप्रेसवे की सौगात दी। इसी के साथ आज से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जनता के लिए खुल गया। जब 3 साल पहले मैंने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया था, तो ये नहीं सोचा था कि एक दिन उसी एक्सप्रेसवे पर विमान से मैं खुद उतरूंगा। यूपी के 10 जिलों को जोड़ने वाला ये एक्सप्रेसवे 340 किलोमीटर लंबा है, जिसको बनने में कुल 36 महीने लगे। 22,500 करोड़ की लागत से बने इस एक्सप्रेसवे का शिलान्यास पीएम मोदी ने अक्टूबर 2018 में किया था। वहीं अब सिर्फ 3.5 घंटे में गाजीपुर से लखनऊ की दूरी तय हो पाएगी। अब पूर्वांचल से लोग आसानी से दिल्ली तक अपना सफर तय कर पाएंगे, जबकि बिहार से भी दिल्ली जाने के लिए कनेक्ट आसान होगा। वहीं सुल्तानपुर में 34 मीटर चौड़ी और 3.20 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप भी तैयार की गई है। ये एक्सप्रेसवे यूपी में आधुनिक होती सुविधाओं का प्रतिबिंब है। ये एक्सप्रेसवे यूपी की दृढ़ इच्छा शक्ति का पुनीत प्रगटीकरण है।
ये एक्सप्रेसवे 340 किलोमीटर लंबा और 120 मीटर चौड़ा है। इसकी चौड़ाई आगरा एक्सप्रेसवे से 1 मीटर ज्यादा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के हिसाब से डिजाइन किया गया है और इस पर 100 किलोमीटर घंटे की मैक्सिमम स्पीड से रफ्तार भर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्सप्रेसवे को लेकर खुशी जताई और योगी सरकार की भी तारीफ की। ये एक्सप्रेसवे प्रदेश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है। ये सूबे की राजधानी लखनऊ के चांद सराय से शुरू होकर गाजीपुर के हैदरिया गांव में जाकर खत्म होगा। ईटी नाउ स्वदेश। स्वदेश खबर में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश के साथ।